अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, अक्सर व बेशतर आपने डॉक्टर या हकीम के नाम के साथ आलमी शोहरत याफ्ता लिखा हुआ पड़ा होगा, लेकिन हमारे शो में जो मरीज तशरीफ लाते हैं वो आलमी शोहरत याफ्ता है, यानी दायमी मरीज नदीम दीमा। धीमे क्या हो गया? जुनैद साहब अपने कैमरे वाले से कहें जरा बोतल का क्लोज ले। क्यों? प्लीज। इसका स्टैंड कहाँ है? स्टैंड पे तो गाड़ियां खड़ी की हुई है जो। भाई, इस ग्लूकोज की बोतल का स्टैंड कहाँ है? जिस पे ये टांगते हैं। पूरे अस्पताल में एक ही स्टैंड है, उस पे डॉक्टर ने अपने कपड़े टांगे हुए। वो तो अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा होगा ना फिर। नहीं जी है। झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। सिर्फ कोट टांगा हुआ है मैंने स्टैंड पे, वो भी मैं सुबह नहर पे गिर गया था। नहर में नहीं, बताए खाले में गिर गए थे। एक ही बात है, खाला ही बड़े होकर नहर बनती है ना। आए जुनैद साहब, मरीजों को डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक हाथ पे ड्रिप लगी हुई है ना, दूसरा हाथ टूटा तो नहीं हुआ, इससे बोतल उठा के रखो। और यकीन करें ये कल से लगी हुई है। क्लोज तो ले इसका। ले यार, क्लोज ले ले एक दफा। ये कल से लगी हुई है बोतल, और देखे है को हाल। मैं बाजू सीधा करोगे तो बोतल खत्म होगी ना। जब भी इसको सर बॉटल लगा के जाते हैं, ये अपनी गेम शुरू कर देते हैं, तो बॉटल कैसे चलेगी? हमारी डॉक्टरी, हमारा एक्सपीरियंस सब उल्टा कर दिया इस धीमे ने। ये देखिए, ग्लूकोज की बोतल जो है ये कम होने के बजाय बढ़ रही है। हमारी सोच से बाहर है कि ये कैसे बढ़ रही है। डॉक्टर साहब, आपकी बात समझ में नहीं आ रही। आपने मरीज के जिस्म में पानी लगा दिया है, उनके मैदे में खुराक जाएगी तो मरीज ठीक होगा ना। आया खुराक ना मंगाना डॉक्टर साहब, इन्हें हकीम ने अपने मैदे च सुट लेनी जी। हकीम साहब, आपके नजदीक दुनिया के हर मर्ज का इलाज मैदे में खुराक जाना ही है। आए जुनैद साहब, ये हो हकीम साहब ने जिन्होंने एक बंदा आके कहता जी मैनू जुत्ती लगती है, तो कहता मंगा लो 4 परौंठे। 4 परौंठे खा के जिहड़ा लिफाफा सी ना घिओ वाला, ओदे पैर ते मल के कहता चलो हुण पा लो, जुत्ती नहीं लगेगी। मेरे पास आयल नहीं था ना। में यार, तुम्हारा जो केस है ना, ये डॉक्टर साहब और हकीम के पास का रोग ही नहीं। इसीलिए हमने आज खास तौर पर अपने शो में इन होम्योपैथ डॉक्टर साहब को बुलाया। इनके पास का भी रोग नहीं है। क्यों? ये होम्योपैथिक डॉक्टर दी सुन लो। ये तो मैं क्लिनिक च गया वा, ते अपने क्लिनिक च अपने मेज ते ऐं करके खलोता सी। क्यों? मैं कहा डॉक्टर साहब की होया? कहंदा चुप कर जा, थल्ले चूहा फिरन डे है। मैं कहा जी चूहे को डरते हो? कहता तू वेख्या नहीं हो, मेरे नालों वड्डा है। और मैं कहा डॉक्टर साहब को खुदा दा खौफ खाओ, थल्ले आओ। कहते नहीं, ओदे मुंह नूं एक बारी खून लग पिया ते ओने रोज आ जाना। डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक में चूहा? शाबाश डॉक्टर साहब, क्लिनिक पे हो सकते हैं तो चूहे नूं मौत पई। धीमे बी सीरियस। जुनैद साहब, मेरे ना क्लिनिक के पीछे है लैब, वहां पे मैं चूहों पे ना एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ये झूठ बोल देने जी, इन्हां दे क्लिनिक के पीछे लैब नहीं, मोरी है एक, उथों चूहे आउंदे जी। अच्छा, क्या तजर्बात कर रहे हैं चूहों पे आप? सर ये मैं तजर्बा कर रहे नहीं जी, क्या चूहा भी टाई लगा सकता है? टाई ला के तो सामने इंजन भी कर देने। एक और तजर्बा भी किया जी चूहे पे डॉक्टर साहब ने। चूहे को स्टैंड पे बांध के ना उसके आगे किताब खोल के रख दी और उसे कहते हैं पढ़ो। यार, अब तुम कहोगे कि डॉक्टर साहब क्लिनिक में चूहे के साथ यसु पंजू खेलते हैं। जुनैद साहब बड़े बड़े खतरनाक तजर्बे करते हैं अपनी लेबोरेटरी में। एक दफा मैंने देखा कि खुद बोतल में घुस गए और चूहे के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे। नहीं जी नहीं, बोतल में घुस के तो ऐसे करके बाहर निकले हैं, फिर चूहे को बोतल में फेंक के कहते हैं तुम भी ऐसे निकलो। यार बस करो। सर, इसके लिए स्पेशल जर्मन से कोर्स मंगवाया कि वो कतरे जो पहले इसके अंदर जाएंगे, ये हकीम साहब, वो डॉक्टर साहब, इनका जो दिया हुआ जहर है वो बाहर निकालेंगे। लो, तो वो कतरे फेल ही हो गए थे। क्यों? मैंने इनको कहा, मैंने कहा बाहर से पता नहीं क्या चीज आ गई है जो जहर बाहर निकालेगी। पहले आप कतरे मुझे खुद पी के दिखाए। तो ड्रापर भर के जुनैद साहब इन्होंने ऐसे करके कतरा अपनी जुबान पे फेंका, कतरे में डूब गए। हाथ पाँव मारते रहे। मैंने फिर जल्दी से बूट से पकड़ के बाहर निकाल के तो ऐसे ऐसे किया। भाई यार बस करो। ये देखो, तुम्हारा ये जो रवैया है ना,
यही वजह है कि ना डॉक्टर साहब तुम्हें सीरियसली लेते हैं, ना हकीम साहब और ना ये होम्योपैथ डॉक्टर साहब। जुनैद साहब, मैं हालांकि तुम देखो कि ये जो डॉक्टर साहब हैं, तो पता है ना, ये तुम्हारे जो मालिज हैं। अच्छा भला मैं आराम से बैठा था, आपने ध्यान पड़वा दिया। जुनैद साहब ने कहा दे डॉक्टर साहब ने ड्रिप ला के हाथ तो खून अखबार नाल साफ करन डे सन। और मैं कहा डॉक्टर साहब उतो रूम फड़ लो, कहंदे यार अखबार केड़ी मैं पढ़नी हुंदी। तुम्हारा बताऊं फिर दी में मेरा क्या बताने आपने? ऐसे बोतल जो थोड़ा पानी कट के चाय बना लेना जी। और डॉक्टर साहब को खुदा दा खौफ खाओ, मैं खुद नहीं सी चाह बनाई। जुनैद साहब पिछले हफ्ते बाजी नर्स ने मैनू लाई है ड्रिप। अच्छा। सारा दिन लंघ गया, मैं कहा जी ड्रिप मुकन नहीं डई, कहती पतीली च पा के विच पत्ती पा लै। कह के परे गई है तो मैं फिर बना ली चाह। ये तुमने कहा था? सर ये झूठ बोल रहा है, इल्जाम लगा रहा है। इस शख्स ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। जीना हराम कर दिया? पहले बड़ी तो महीने बाद नारायण का कान जाती थी। महीने बाद का कान नारायण जाते हैं। डॉक्टर साहब कैसी बातें करते हैं, आप FRCS डॉक्टर हैं। कौन से डॉक्टर है? FRCS ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਕੀ ਲਿਫਾਫੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ FRCS। ओ वैसे आजकल FRCS खटे आ रहे। दी मैं वैसे एक सजेशन दूं, तुम डॉक्टर बदल लो। और जुनैद साहब आपको क्या बताऊं, कई दफा मैं उठा हूं बिस्तरे से, कह लो जी मैं इथों टूर चले आवां, ते डॉक्टर साहब वाजा कट के गान लग पैंदे ने, ना जावी धीमिया। दूसरा किसने कहना है? ना जावी धीमिया, ये किसने कहना है? यार डॉक्टर साहब तुम्हारी केयर करते हैं। और जुनैद साहब केयर नहीं करते, तरले तां लेंदे ने, कहंदे ने मेरे को तू ही मरीज है, तू भी टुर गया तो मैनू नौकरियों काट देंगे। सर इस मरीज ने तो हमारी जिंदगी अजाब बनाई हुई है, 2 मिनट भी सुकून नहीं है। अभी परसों मेरी शादी की 4थी सालगिरह थी। शादी की 4थी सालगिरह थी या 4थी शादी की सालगिरह थी? पता लगा ही जुनैद साहब ने कितनी डांटी औरत। सर यकीन कीजिएगा सालगिरह का भी मैं केक काटने ही लगी थी और इसका फोन आ गया। मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा दिल घट रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे सफेद कपड़ों वाले नजर आ रहे हैं। बाजी जानते तू केड़ा केक छड़ के आ गई से, सारा खा के ही आई से। और जुनैद साहब इंचे दे मुंह ते केक लगा सी जिवें मुंह पर ने केक ते डिग्गी है। केक भी किहड़ा 10 पाउंड ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇਸਟਰੀ ਮੰਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੇਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। और नाल मेहमान कह रहे होंगे ने कि बाजी तेरा केक छंड के लावी। धीमे छोड़ो इनको, वक्त जाया मत करो, तुम्हारी हालत तशवीशनाक होती जा रही है। मेरे साथ क्लिनिक चलो। ओ की आवा ताडे क्लिनिक डॉक्टर साहब, जिस मरीज ने भी ये डॉक्टर साहब कहंदे ने जी तू सेहतमंद हो जाएगा, ओ इन्हां नाल इशारा करके कहंदे नहीं जी नहीं नजर आ रहे है। नदीम जी शबनम छोड़ दो सबको। अच्छा जी 2 दिन देने हैं आपने मुझे। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ, 2 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਗਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਠਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। यार दी में जाने दो, हिंदुस्तान तक उनकी हिकमत के चर्चे हैं। और जनाब हिकमत के चर्चे नहीं, इन्हां दी शक्ल लालू प्रसाद दे वालिद साहब नाल मिलदी है। और जदों शागिर्द इन्हां नूं जगा के आउंदे ने, पुछीदा जी कित्थे ने, कहंदे ने जी गुसलखाने च ने। जे पुछो नहाण डे ने, कहंदे ने जी नहाण नहीं डे, उन्हां नूं नवाण डे ने। और इन्नी देर च इन्हां नूं शागिर्द नवांदे जे जिन्नी देर च वड्डा ट्रक सर्विस करी। और यार छोड़ो हकीम साहब को, एटलीस्ट तुम डॉक्टर साहब को तो सीरियसली लो ना। जी खुद वो सीरियस नहीं होते, देखे ना जरा, सीरियस भी होते हैं तो अगले का हंसा निकल रहा होता है। यार जाने दो, दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे इन्होंने कली की हुई है। शट अप, नॉनसेंस। एक यूनिवर्सिटी में की है कली, वो भी अपनी फीस पूरी करने के लिए। नहीं देखो मेहनत करने में तो कोई बुराई नहीं है ना। हकीम साहब हुण भी तुहाडे जुआई दे पक्खियां वाली फैक्ट्री च हिस्सा है या कढ लिया जे? माशाल्लाह हकीम साहब, आपके दामाद की पंखों की फैक्ट्री है। हाँ जी, उतो ही घर दा खर्चा चलांदे ने जी। हिकमतियां ते एवें ना गल्लां याद कीतियां, कुआर गंदल, इट सिट पखड़ा, रतन जोत, इसब गोल ते कुछ ना फोल, कर ल दादड़ कर लो, ये सिर्फ इन्होंने याद किया हुआ है।
नदीम ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद जाकर जंगलों में, पहाड़ों में, दरियाओं में, सराओं में मंगेया मिस्टर तहकीक की है जड़ी बूटियों पर। वो तो मजबूरन तहकीक की थी ना जी, चाची और ने घरों कट छड़े ऐसे। ये तो ऐसी ही बातें करते हैं। जुनैद साहब, तहकीक के दौरान एक ऐसा वक्त आया था कि मैं जड़ी बूटी सांप के मुंह से खींच ली थी। बूटी नहीं थी जी, बोटी थी, बोटी। नाले हकीम साहब ने सप नूं चपेड़ा भी मारियां कि प्लेट च आलू भी सी, तू बोटी चुकड़ी सी। सप चपेड़ा खा के भी डरिया नहीं, हौली हौली गला करता रहा हकीम साहब, हौली हौली। वैसे हमारे इस सेगमेंट में ये सारे कैरेक्टर्स जो है लायानी किस्म की गुफ्तगू कर रहे होते हैं, लेकिन कभी गौर करें तो हमारे हॉस्पिटल का और हमारे निजाम सेहत का हाल जो है कम बेश यही है। ये ऐसा देखो तुसी दवाइयां एडियां महंगियां करतियां ने, मांडल पहले ही नहीं सन खरीदियां जांदी। की भाई साहब जेड़े बजट पेश करन दे सन, असद उमर असद उमर माशाल्लाह, एडा लम्मा कद इस वजीर दा, एडे उच्चे बंदे दे हाथ चो अगर दवाई वाली शीशी डिगे ना ते एक चमची सिरप नहीं बचदा। ईमान चिड़िया घर जाओ तो बच्चे रौला पा देंगे ने, वो देखो असद उमर एक टांग पे खड़ा है। डॉक्टर साहब, आपको जो हुकूमत की तरफ से अद्वियात मिलती हैं, आप क्यों नहीं देते पेशेंट? थोड़े दवाई को आप डॉक्टर साहब इतना अच्छा कहते हैं कि मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। देखे ना यार, ये सिर्फ अपनी डॉक्टरी एंजॉय कर रहे हैं, इलाज तो कर ही नहीं रहे। नाज़रीन, मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। असल में बहुत आरामदेह यार सब तो वड्डी जेड़ी इहदी गल है ना, इहदे च नाला नहीं पैंदा। वरना गोगे के बंदे दा बेचारे दा अगर नाला निकल जाए एक पासे, ओ बेचारा वाइयां मार रहा हुंदा, खुदा दा नाम जे नाले पानी दे दो, नहीं तो कोई टुथ बुरश ही फरा दियो, नहीं तो अगर दादे होरी घर ने तो उन्हां दी जेब चों मसवाक ही कढ लियाओ। मसाक और टूथब्रश से गोके का नाला नहीं डलता, डांगों से डलता, डांगों से। नहीं, डांग नाल भी नहीं पैंदा है ये। किसी छोटे जे बच्चे नूं नाला फड़ा के नेफे च वाड़ दे कि चल पुत्र दौड़ के उतों दी आ जा, और आगे आगे उसके टॉफी उसको दिखाता जाता है। अच्छा जी, ये जो अपना अरबी लिबास है जिसको हम तोप कहते हैं, तोप नहीं, तोब। तोब, हाँ, क्योंकि वहां पर तो पे है ही नहीं ना अरबी है ही नहीं, वैसे आमतौर पे हम तोप कह के निकल जाते हैं। तोब या उसको जो वो फर्क है जैसे जाल में और दाल में है, तो थोड़ा सा हम वो प्रोनाउंस नहीं कर सकते एग्जैक्टली। ये लफ्ज जो है ये थोब है, थोब से है, तो वो हम आम तौर पे हाँ सोब कहते हैं, तो हम उसको सूप ना बना दे। तोब कह लो, तोब। अच्छा, ये मुस्तामल तोब ही है। हाँ, ये सिर्फ अरबी लोग जो हैं यही पहनते हैं? नहीं, अब तो दुनिया भर में ये लिबास बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 26 मुल्कों में तोप पहनी जा रही है, बहुत शौक से। असल में इसकी वजह पता है क्या है? कुछ अर्सा पहले जो दुनिया भर में खास तौर पे यूरोप और अमेरिका वगैरह में जो अरबी तालिब इल्म थे ना, जो सऊदीया वगैरह से या अरब दुनिया से जाते थे वहां पे, वो जरा रिलक्टेंट होते थे, जरा पसोपेश से काम लेते थे अपना जो तोप पहनते हुए, गतरा शतरा पहनते हुए। लेकिन अब जब से उन्होंने खुलकर वहां पर पहनना शुरू किया है, तो वहां के जो मकामी लोग हैं उनमें ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। और ज्यादा मतलब बड़ी अजीबोगरीब बात यह है कि जो इस्लाम बेजार लोग हैं उन्होंने तोप से भी खतरा महसूस करना शुरू कर दिया। मतलब कुछ अर्सा पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा में वो जो उनका कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है, उसके प्रिंसिपल ने या उसके डीन ने वहां पे ये किसी कॉलेज के फंक्शन में तोप पहन ली थी, तो उस पे एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसके बाद सोशल मीडिया पे लोगों ने कहा कि जी ये तो कोई इस्लाम यहाँ पर हमला आवर हो गया है। तो उस डीन को बाद में माजरत करना पड़ी थी और ये ऐलान करना पड़ा था कि आइंदा के बाद हम तोप इस कॉलेज में नहीं पहनेंगे। अंदाजा करो। नहीं, अब तो जैसे तुम कह रहे हो कि पहनना शुरू हो गए, पसंद भी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अब वो जो घुटन है ना, एक छोटी छोटी चीजों में जो होती थी, पाई जाती थी,
वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा हो रही है। और ये मुझे तो नहीं पता, ये तुमने बताया तो मुझे यकीन आ गया है कि वाकई लोग पसंद कर रहे हो। जी बिल्कुल। मेरे ज़हन में यही है कि सिर्फ अरबी पहनते हैं। कंफर्टेबल ड्रेस है ना, असल में बहुत आरामदेह यार सब तो वड्डी जिहड़ी इहदी गल है ना, इहदे च नाला नहीं पैंदा। वरना गोगे अरब के बंदे दा बेचारे दा अगर नाला निकल जाए एक पासे तो बेचारा वाइयां मार रहा हुंदा, खुदा दा नां जी नाले पानी दे दो, नहीं तो कोई टुथ बुरश ही फरा दियो, नहीं तो अगर दादे होरी घर ने तो उन्हां दी जेब चों मसवाक ही कढ ले आओ। मसवाक और टूथब्रश से गोके का नाला नहीं डलता, डांगों से डलता, डांगों से। डांग नाल भी नहीं पैंदा है ये। किसी छोटे जे बच्चे नूं नाला फड़ा के नेफे च वाड़ दे कि चल पुत्र दौड़ के उतों दी आ जा, और आगे आगे उसके टॉफी उसको दिखाता जाता, बाहर कट के नाला फड़ के कहंदे चल दौड़ जा। उसे नाले वाली सलवार रहने दे, मेरे सादी धोती बना दे। अच्छा, इस ज़माने में ना वैसे मतलब एक तासुब अपनी जगह, लेकिन मैंने थोड़ा सा ना इसको डिग आउट करने की कोशिश की है। मुझे कोई इसी तरह एक मैसेज मौसूल हुआ तो उसके बाद मैंने उसको देखा मामला है क्या। तो ये तोप जो है ना, ये बेसिकली आज जो आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के कॉन्वोकेशन देखते हैं उसमें जो रोब पहनते हैं, इसको रोब कहते हैं, असल में ये तोप है। रोब और गाउन हाँ, जो गाउन पहनते हैं, ऊपर वो कैप पहनते हैं, हाँ कैप पहनते हैं। मतलब मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं इसकी, अगर आप इसकी रूट्स को ट्रेस करें तो। लेकिन जो सबसे मोतबर हवाला है ना, वो एक इन्हीं का ही, अंग्रेजों का एक अपना है, इस्लाम इन यूरोप जिसने लिखी हुई है, जैक गुडी। वो ये कहता है, पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ कहता है, पूरे तयक्कुन के साथ ये कहता है कि ये जो आज रोब पहनते हैं ये असल में थोब से या तोप से ही शुरू हुई थी, और ये वही उसकी थोड़ी सी तब्दील शुदा शक्ल है। ये आगे से खुली होती है। हाँ, ये आगे से, रोब जो है आगे से खुली होती है, और जर्मन जबान में इसको रोब कहा जाता है, अरबी में इसको थोब कहा जाता है। तो ये जो इसका नाम है ये भी बहुत ज्यादा मुमासलत रखता है। हाँ जी, जाहिर है आपस में लिबास कई अक्सर मिलते ही हैं। जी जी। जो यहाँ पे तहमत बांधी जाती है, जो धोती होती है, वो भी देखे ना जरा। वो तुसी ये कह लो कि सिर्फ लत्तां दी तोप हुंदी है। ये जो अंग्रेज ओवरकोट पहनते हैं, मुख्तलिफ है, ऐसे होते हैं ओवरकोट में। बिल्कुल ठीक। वैसे आप अंग्रेजों की बात करते हुए शर्मिंदा तो नहीं होते? लेकिन बहरहाल जस्ट फॉर द सेक ऑफ एकेडमिक डिस्कशन ये जो वजाहत है ये भी ज़रूरी है कि कुछ मुर्रखीन कहते हैं कि ये जो गाउन है इसका तोप से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये 12वीं सदी ईस्वी से ये काम शुरू हुआ था, और ये फिर शक्लें बदलती बदलती आज का गाउन बना था। हम उसको जुबा कहते हैं गालिबन, जो लंबा ओवरकोट जो है उसको जुबा कह देते हैं। हर यार जो कौम है उसने थोड़ी बहुत तो चेंज करनी होती है, तब्दीली करके। आप देखें ना, शलवार है हमारी, जो शलवार कमीज की शलवार है, वो कई इलाकों में आप देखें तो वो मुख्तलिफ हो जाती है। हैदराबादी शलवार थे, सिंधी शलवार थे, पिशौरी शलवार, राजस्थानी शलवार। फिर अगर आप किसी ये पुरानी अरबी फिल्में देखें तो उनमें भी वो चोनों वाली शलवार और उस तरह की पहनी होती है। तो इसलिए लिबास जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि थोड़ी बहुत ही आल्ट्रेशन के साथ लोग एक दूसरे का पसंद कर लेते हैं। जैसे टाई पर शुरू से एक तनाज़ा खड़ा हुआ है कि जो टाई जो है ये किसी दूसरे मजहब से आई हुई है, लेकिन कहने वाले कहते हैं ये तुर्कों से आई हुई है। मतलब अगर आप टाई पहन लेते हैं तो कोई क़यामत नहीं आ जाती, ये दूसरे मुल्कों से नहीं। ये बात मुझे सच लगती है कि तुर्कियों ने टाई सबसे पहले बांधी होगी, क्योंकि जिन्हें तुर्की लाल होंगे ने ना, टाई कोट के लाल होए। लिबास की मुख्तलिफ शक्लें हैं ना, मतलब ये शुरू से ही चला आ रहा है कि जो जरा मतलब अकल के मामले में पीछे हैं लोग, वो गैलस बांध के अपनी इस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये मतलब मुख्तलिफ शक्लें हैं जिस पर बहुत ज्यादा डिबेट की जरूरत है। जैसे अनपढ़ बंदा पढ़ा लिखा बनने के लिए वास्कट पहन लेता है। ये हमारे सारे सियासतदान देख ले, तो बेचारे हमें शहर आके सियाने बनने वास्ते वास्कट पा लेते हैं। भाई रख, कोई गल नहीं है ऐसी। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे थे? बड़ी जल्दी उतारी। क्या कह रहे थे तुम अभी? कैसा ट्रेन है ये होता है परजाई के सामने।
बात क्या कर रहे थे? बात ये कर रहा था कि ये जो लिबास होता है ना जी, पाला ये एक दूसरे का हर कौम पसंद करती जी बिल्कुल। मैंने आपको एक दफा बताया था कि मेरा दोस्त साकिब है कनाडा में जी, वो 15-20 शलवार कमीजें यहाँ से खरीद ली उसने। मैं क्या भाई जी को देसी बैंड बना लिया और एक दिन सारी 15-20 इकट्ठी पहन के फिरने लगा। नहीं, उसने मुझे बताया उस वक्त वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अच्छा। He is educated man। तो मुझे कहने लगा ये जो मेरे यूनिवर्सिटी के गोरे दोस्त है ना, मैं उनको खुद से और शलवार कमीजें गिफ्ट करूंगा, वो पागल हो जाएंगे खुशी से। यार एक दूसरे की चीजें पसंद करते हैं, एक दूसरे की सकाफत। हाँ जी हाँ जी। जैसे हमारे लोग जो हैं वो अक्सर जब सऊदी अरब जाते हैं उम्रे के लिए या हज के लिए तो वो तोप पहन के फिरते हैं और उसको बड़ा एंजॉयमेंट करते हैं। अजीजी बड़े बड़े लिबास हैं दुनिया में, लेकिन फेल्ट और कोट जो है ना, हाय 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 हाय। इसके लिए जरूरी है फेल्ट और कोट पहनने के लिए गौरी जरूरी है, PhD गौरी होना जरूरी है, आला तालीम याफ्ता होना जरूरी है। ये तो है, ये तो है। अब उतार लो, कर लो, ये कर लो जल्दी से। ये इसी से तुम लगते हो थोड़े से मुदब्बर। ऐसे सियाने लोग ये भी कहते हैं कि जो इलाके का लिबास होता है ना किसी भी कौम का, वो उस कौम का जो इलाका होता है उस इलाके के वेदर के मुताबिक भी टल जाता है। जैसे टाई लगाने वालों का कहा जाता है कि जी ठंडी हवा से बचने के लिए टाई चाहिए, ये कॉलर कस लेते हैं। या जो गर्म इलाके हैं वहां पे तहमत बांधे जाते हैं या ये तोप पहनी जाती है और ये हवादार लिबास होता है। ये वेदर भी काफी असर करता है लिबास के ऊपर। जी बिल्कुल सही। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वतन अजीज की सियासत के बनते बिगड़ते मंजरनामे में आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। अल्लाह का शुक्र। चौधरी साहब, काफ लीग तो सियासत में अचानक इस तरह आई है जैसे इस्लामाबाद में बादल आते हैं। असल बात ये है कि इस्लामाबाद में आजकल वाकई बादल आए हुए हैं। इस्लामाबाद वालों को मेरा ख्याल है नजर नहीं आ रहा कि इन बादलों में कौन सा सितारा ज्यादा चमक रहा है और कौन सा कम चमक रहा है। साहब, आप ये फरमाएं कि ये बादल सिर्फ गरजेंगे या बरसेंगे भी? देखें, ये तो अगर वज़ीर आज़म साहब ने अपने सामने से बादल हटा लिए तो ये फिर बादल नहीं बरसेंगे। तो अगर उनकी आंखों के सामने इसी तरह बादल रहे तो फिर इन बादलों का बरसना मजबूरी हो जाएगा। मतलब इसको खबर समझे या धमकी? नहीं, धमकी जो है सब हम किसी को भी नहीं देते। हम अल्लाह के फजल से दोस्तियां निभाना जानते हैं, हम कभी दोस्तों को धमकियां नहीं देते। चलो मेहरबानी चौधरी साहब, दसो बारिश होनी है कि नहीं होनी है? ऐसी सालगिरह रखनी सी। यार पहले जो बात हो रही है आप गौरी साहब उसकी तह तक ही नहीं पहुंच सकते। आपको पता ही नहीं कि ये मुल्की मामला कौन सा हिसास मामला डिस्कस हो रहा है। ये जुनैद साहब, एक मैं आपको बात बताऊं, ये पाकिस्तान की जो सियासत है और जो हुकूमत होती है जी, वो असल में पंजाब के सर पे ही चल रही होती है और हमसे ज्यादा अच्छा पंजाब को डील करना या पंजाब को चलाना कोई नहीं जानता। जबरदस्त। हम कहते हैं कि ये जो वजीर आला साहब हैं इनकी कारकर्दगी जो है ये थोड़ी सी इसलिए हमें मशकूक लगती है या इससे खतरा लाहक लगता है कि ये सबको साथ लेके नहीं चल रहे। इनको चाहिए कि सबको साथ लेके चले, वरना सबको साथ लेके चलने वाला बंदा हमसे ले लें। वैसे में प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो सीटें हैं वो आटे में नमक के बराबर है, लेकिन आपकी नजर जो है वो वजारत आला पे। देखें बात सुने, भट्टू साहब एक सीट पे वजीर आला बन गए थे। देखा? तो ये बात नहीं होती कि आटे में नमक के बराबर हमारी हैसियत। और नमक ना पाओ तो फिर रोटियां भी तो फेंकी ही रह जाती है।
ना इन्हां कोल सालन पकण डे ते ना आटे च लूण होने ते रोटी फिर किस तरह खानी जे। सो जुनैद साहब हम ये कहते हैं कि जो इन्होंने हमारे साथ वादे किए थे वो पूरे करें और उसमें हमारा अपना कोई फायदा नहीं है। हम हुकूमत का फायदा ही सोच रहे हैं और पंजाब को चलाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं जबरदस्त। क्योंकि ये सारा हुकूमती जो चरखा होता है ये पंजाब के गिर्द ही घूम रहा होता है। अच्छा साहब आपके पास बंदे कम है, वजारतें ज्यादा है। यार ये जो बात हुई थी मून सलाई को वजीर बनाने की, या ये जो हमने हमारे ज़हन में था कि चलो मून सलाई बन जाए तो फिर शाफे की भी बात करते हैं, तो ये हम अपने अल्लाह के फजल से हम अपने बच्चे जो इनको हुकूमत के लिए दे रहे हैं वो इन्हीं के फायदे के लिए दे रहे हैं। हम कहते हैं कि इनके पास कोई तो 2 3 4 वजीर तो ऐसे हों जिनको वजारत करनी आती हो। हमें कोई लालच नहीं है जुनैद साहब, हमें तो बेशक 2 और वजारतें दे दें तो, या हमें कोई भी 2 और वजारतें दे दें, हमें कोई लालच नहीं है। हम तो सोचते हैं कि हुकूमत की बेहतरी किस में है। यानी आप अपने बच्चे हुकूमत की खिदमत के लिए भेजना चाह रहे हैं। जुनैद साहब इनको अल्लाह के फजल से हमने आवाम की खिदमत करनी सिखाई है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਕੋਠਾ ਚੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਓ ਪੁੱਤਰ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਲੀਕ ਕਰਨ ਡਈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਥੱਲੇ ਬਾਟੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰੀ 'ਚ ਟਾਕੀ ਧੁੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ इन बच्चों को अल्लाह के फजल से पता है कि बाटी भर जाए तो फिर बाहर रोड़न जान ते कितना टाइम लगता है उन्नी देर तक फिर जिहड़ा उत्ते टाकी धुन रहा हुंदा है वो पानी थल्ले नहीं जान देंदा फिर जो थल्ले वाला बाटी वापस रख देंदा ते उतले नूं बगैर दस्से पता लग जाता कि बाटी आ गई होनी फिर टाकी चुक लेंदा ना छत ते पानी खलोन देंदे ने ते ना थल्ले वेड़े 'च पानी खलोन देंदे। वाह रे वाह, क्या बाटी टाकी टब पता नहीं क्या सीधी बात है कि आपकी नजर वजारत आला पे आप खुल के बात करें। देखिए हमारी नजर सिर्फ अवाम की खिदमत में है। अच्छा पीपल्स पार्टी ने आपको कोई ऑफर नहीं की? कौन सी? ये वजारत आला के हवाले से। देखें जुनैद साहब मेरी और सुने आप माशाल्लाह जानूकार सहाफ़ी हैं, मगर मैं आपको ये बात बता दूंगा ये जो आपने बात की है ना ये बात आपको ज़ाहिर है किसी ने बताई है और ये बात मैं हल्फन कहता हूँ कि ठीक नहीं है। अच्छा सच है मगर ठीक नहीं है। तो ये क्या बात हुई, सच है लेकिन ठीक नहीं है? मेरा मतलब है जुनैद साहब ये जो अंदरूनी मामलात के सच होते हैं ये शो में करना ठीक नहीं होता, उस हवाले से कह रहा हूँ कि सच है ठीक नहीं है। जिस तरह जे तुसी गुड़ वाले चौलों की घरोड़ी वेखो तो तुहानू गौरी का मूँह याद आएगा। ये सच है मगर कहना ठीक नहीं। गौरी साहब मैं माफी चाहता मिसाल लेकिन जैसे आपको हुकूमत से कोई ऐसा बड़ा इख्तलाफ तो है नहीं है, आपको सिर्फ फवाद चौधरी के एक बयान से इख्तलाफ था। देखो ना बयान ही गलत दे दिया उन्होंने। कहते जी काफ लीग में फार्मर ब्लॉक बन रहे हैं। दसो इस तरह के बंदे जुनैद साहब शाहपुर कांजरा एक एक बकरा सड़क ते लिया के बेचते जी। ये क्या बात हुई, एक एक बकरा ला के बेचते हैं? सारे सड़क ते खिलार के बेचो तो चलान हो जाता और मंडी जो एक बकरा कढ़ते ने सड़क ते बेच के फिर दूजा लैंड टुर जाता। इस तरह के बंदे ईद वाले दिन शैतान की बोतल पी के फोटो लवाते हैं और फिर बाकी भरावां नूं दस रहे होंदे ने कि यार एवें पैप्सी पीने शैतान बहुत ही मिठी हुंदी है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ईद की खुशी च 7-8 उबले अंडे खा के बीमार हो जाते और ऊपर से इसको देखें कितनी अहम वजारत इतलात दे दी है। ऐसे बंदे नूं ते जुनैद साहब अपनी गल दा ही इतबार नहीं हुंदा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ टाइम पूछो ना तो कहता जी 11 वज गए ने वैसे किसी होर कोलों भी पूछ लेना। मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। इनका जो भाई है आज भी जाकिर हुसैन
वो भी तबला नवाज ऐसा हुआ है कि हिंदो पाक में दूसरा कोई तबला नवाज नहीं। जब तक इनके बाप अपनी अरूज जवानी तक रहे हैं वो सबसे नंबर 1 रहे। अब जाकिर हुसैन जैसा कोई दूसरा तबला नवाज नहीं यार, बल्कि जाकिर हुसैन के आगे बेटा जो है छोटा सा बच्चा वो भी तबला बजा लेता है। अच्छा जी, हमारे मुल्क की बड़ी ही कमाल माया नाज फनकारा रही हैं रूही बानो जो आज इंतकाल कर, उनकी निजी जिंदगी के हवाले से अजीब अजीब सी बातें सामने आई हैं। मसलन उनके बेटे का मर्डर हो गया, फिर उन्होंने खुद भी ये बताया कि मेरी जो जायदाद है, प्रॉपर्टी जो है मेरी कोठी छोटी, उस पे कब्जा करने के लिए मेरे बेटे को मारा गया और मुझे भी लोग मारना चाहते हैं। ये काफी सारी डिप्रेस जो खबरें थी ना जी, उसको एक साइड पे रख के मैं उनके चाहने वालों के लिए सिर्फ गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि ऐसी फनकारा पाकिस्तान टेलीविजन को दूसरी कोई नसीब नहीं। क्या बात है। बल्कि उस स्टेटस तक आज तक कोई फनकारा नहीं पहुंची। वाह 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 वाह। मैं नहीं शायद हूँ, हम जब नए नए टेलीविजन पे आना शुरू हुए थे तो रूही बानो जब आती थी टेलीविजन स्टेशन तो बाखुदा ऐसे लगता था कि सारा टीवी भर गया है, पूरा टीवी स्टेशन ऐसे लगता था भर गया है, रूही बानो आ गई है, वाह वाह वाह। और जिधर जिधर से गुजरती थी वो चेहरा उनको देख के ऐसे खिल जाता था और इतना लोग रिस्पेक्ट करते थे रूही बानो साहिबा के साथ। उनके अरूज से लेके अब तक लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और जिन्होंने उनको परफॉर्म करते हुए देखा हुआ है, बल्ले 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 बल्ले, जो ड्रामा, जो किरदार, जो एक्सप्रेशन स्क्रीन पे ऐसे फेंक दिए हैं रूही बानो ने। दूसरे दिन सारे पाकिस्तान में वो डिस्कस हो रहे होते थे कि यार रात को क्या सीन किया। ये जो सेलिब्रिटी कल्चर है, मेरा ख्याल पाकिस्तान में इसका नुक्ता आगाज जो था वो कमो बेश वो रूही बानो से ही होता है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उससे पहले स्टेटस जो था, हाँ जी, उससे पहले फिल्म के लोग चंद एक दो इक्का दुक्का हुए हैं, मोहम्मद अली साहब, ज़ेबा साहिबा, इस तरह के लोग आए हैं, वहीद मुराद साहब, मगर वाकई घर घर में जो टेलीविजन पहुंचता है और हर फैमिली और हर फर्द की जो स्टार हुई है पहली वो रूही बानो। बल्ले 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 बल्ले, बहुत बड़ी फनकार। इनके खानदान में कोई और भी कोई आर्टिस्ट था? भाई जी, ये उस्ताद अल्लाह रखा जो तबला नवाज हुए हैं हिंदो पाक का नंबर 1 भाई जी, ये उनकी बेटी है जी। हाँ, बड़े बुजुर्गों ने बताया हुआ है कि इनके वालिद साहब फिर इंडिया चले गए थे और इनका जो भाई है आज भी जाकिर हुसैन जी, वो भी तबला नवाज ऐसा हुआ है कि हिंदो पाक में दूसरा कोई तबला नवाज। जब तक इनके बाप अपनी अरूज जवानी तक रहे हैं वो सबसे नंबर 1 रहे। अब जाकिर हुसैन जैसा कोई दूसरा तबला नवाज नहीं यार, बल्कि जाकिर हुसैन के आगे बेटा जो है छोटा सा बच्चा वो भी तबला बजा लेता है। इस किस्म का खतरनाक बहुत बड़ी फैमिली हुई है ये फनकारों की और ये उनकी बेटी है। मगर इस तरह का मेरा ख्याल है जोड़ना उनका और हवाला कोई देना वो इंफॉर्मेशन के लिए तो ठीक है जी। रूही बानो की अपनी इज्जत में कोई इजाफा नहीं होता, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि उनकी फैमिली की इज्जत में इजाफा हुआ होगा रूही बानो की परफॉर्मेंस की। ये ऐसी फनकारा हुई है। मैं कहता हूँ जी कि जब ये टेलीविजन पे परफॉर्म किया करती थी, जिन दिनों इनके अरूज के ड्रामे आए, सारे हिंदुस्तान वाले कहते थे कि भाई इस तरह का काम हमसे नहीं हो सकता। हम किसी को बुरा नहीं कहते, वो भी बहुत बहुत बड़े लोग हैं, बल्कि उनकी इंडस्ट्री हमसे बहुत आगे है, फिल्म इंडस्ट्री खास तौर पे। मगर टेलीविजन का जो ये अरूज था, रूही बानो, खालदा रियासत, मोहम्मद कवी खान, फिरदौस जमाल, आबद अली, जब ये छाए हुए थे और उनमें सबसे खूबसूरत खिला हुआ फूल मैं समझता हूँ रूही बानो साहिबा नजर आती थी। उस दौर में वाकई इंडिया वालों को ये वक्त पड़ा हुआ था कि हम इसके बैलेंस में क्या काम करेंगे, क्या लोगों को एंटरटेनमेंट दे। और उन्होंने फिर 8 मूवीज की शक्ल में वो शुरू भी किया, मगर वो
रूही बानों की परफॉर्मेंस का मुकाबला दिखा। क्या बात, क्या बात है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और अल्लाह पाक बड़ा आला मुकाम अता फरमाए। बड़ी ही बेचारी दुखी गई हैं, बहुत ही परेशान जिंदगी गुजारी है उन्होंने आखिरी। अल्लाह पाक उस परेशानियों के सदके ही उनको माफी दे दे और जन्नत में आला मुकाम दे। अच्छा जी, दूसरी वजाहत भी एक मैं चाहता हूँ छोटी सी। कल हमने वो ट्रैफिक के हालात के हवाले से डिस्कस किया था कि एक आरपीओ साहब ने ये जो गाड़ तूड़ी की भर लेते हैं 1.5 गुना ज्यादा और पूरी सड़क रोक के तो एक्सीडेंट का बायस बनते हैं ये ट्रैक्टर ट्राली वाले, उन्होंने उसका 200 रुपया चलान करने की बजाय बड़ा अच्छा हल निकाला कि जिन्नी जिन्नी तूड़ी बाहर है ट्राली तो वो नहीं काट दे। ये मैं कह गया था कि आरपीओ मुल्तान के हैं। नो, उस्मान बुजदार साहब का इलाका डीजी खान जो है, डेरा गाजी खान के ये आरपीओ हैं, बल्कि मेरे रिपोर्टर साहब जो हमारे हैं उधर के उन्होंने नाम भी बताया है, शेख उमर साहब उधर काम कर रहे हैं। इसलिए जो हम किसी वक्त किसी की तारीफ करते हैं, अल्लाह ताला की रहमत के साथ हमारा प्रोग्राम जो है वो अल्लाह के फजल से मशहूर तरीन प्रोग्राम है। इसलिए जो किसी का जिक्र हो और अगर तो छोटी सी भी गलती हो तो वो फिर रौला भी पड़ता है। इसलिए वजाहत जरा जरूरी थी कि ये आरपीओ डीजी खान के हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत कवानीन वज़ा किए हैं, वहां पे लागू किए हैं। जिक्र ये इसलिए किया था कि अगर कोई करना चाहे बेहतरी किसी भी जगह पे तो हर पुलिस अफसर कर सकता है। वो बहाने नहीं ढूंढने चाहिए कि बजट नहीं है और ये नहीं है और वो नहीं है, अरे फलान नहीं है, ये हल्का सा मुझे अमानत चन्न चढ़ गया। अमानत चन्न ऐसा फनकार हुआ ना, बाहर बारिश पहन रही हो स्टेज पे बॉलिंग करान रही यार, पर बारिश हो रही है। ये वाहिद बॉलर है दुनिया का जो बैड लाइट में भी बॉलिंग करता रहा। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल और आज की पते की बात ये कि राह जिंदगी में तगय्युर का ये सबक हमेशा याद रखिए कि चलते हुए अगले कदम पर कभी फख्र और पिछले पर कभी शर्मिंदगी महसूस ना करें, क्योंकि एक लम्हे में ये पोजीशन बदल जानी होती है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।